guys, this is me Ankita and welcome to my channel AC Aru. So guys, ये है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री बुक। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE तक कैसे टाउन्स जो है ग्रो हुए थे, कॉइन्स, ट्रेड वगैरह कैसे थी उस टाइम पे, एज वेल एज इंस्क्रिप्शंस में क्या दिक्कतें पाई गई थी। तो ये सब चीज़ें जो है हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो उनको जाके ज़रूर देख लेना, बिकॉज वो जो है कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यूएशन में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एक स्टोरी से स्टार्ट किया था, फिर सेकंड पार्ट में आए, फिर ये लास्ट पार्ट है। तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि हमने पहले से क्या किया, और ये ताकि आपको एक लिंक मिल जाए इस चैप्टर से, ठीक है, इस पार्ट से। तो फर्स्ट हमने देखा था कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो है वैदिक काल आया, फिर उत्तर वैदिक काल आया, एंड उत्तर वैदिक काल की वजह से जो है काफ़ी जो रिलीजन्स थे, जैसे हो गया आपके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये ग्रो हुए। एज वेल एज महाजनपद उस टाइम पे आए थे, जो 6th सेंचुरी BC है, उसे लैंडमार्क ईयर बोला जाता है। तो उस टाइम में महाजनपद आए। उसके बाद हमने देखा कि 16 महाजनपद के नाम्स देखे। उसके बाद हमने एक महाजनपद जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, वो था मगध, ठीक है। उसके बाद हमने मौर्यन एम्पायर देखा, जिसमें मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने न्यू नोशंस देखे किंगशिप के, जैसे चोलास, चेरास, पांड्याज आए, ठीक है। तो उसके बाद हमने डिवाइन किंग्स का वो देखा, एंड साथ में हमने देखा कि उस टाइम पे गांव में क्या चल रहा था, कंट्री साइड में क्या चल रहा था, एग्रीकल्चर्स कैसे ग्रो हुए, एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटी कैसे डिवाइडेड हुई, ठीक है। लैंड ग्रांट्स के बारे में देखा था। तो हमने वहाँ पे ख़त्म किया था इन दी कि विलेज में क्या चल रहा था, फिर कंट्री साइड में क्या चल रहा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि टाउन्स में क्या चल रहा था, अर्बन एरियाज में क्या चल रहे थे, ठीक है। हमने विलेज पढ़ा, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द अर्बन एरियाज। तो 6th सेंचुरी BC में महाजनपद का राइज हुआ, एंड जो महाजनपद थे उनके जो कैपिटल्स थे वो क्या थे, एक अर्बन सेंटर, ठीक है। अब अगर आप पाटलिपुत्र अगर ले लो, ठीक है, तो वो क्या था, वो नदी के किनारे था, एंड उससे क्या होता था, कम्युनिकेशन, ट्रेड, है ना। तो ये जो महाजनपद थे ये अर्बन एरियाज थे, अर्बन सेंटर्स बने। क्यों बने, बिकॉज वो ऐसे जगह पे लोकेटेड थे जहाँ से ट्रेड वगैरह, कम्युनिकेशन बहुत ईजीली हो जाता था, है ना। तो उस वजह से जो है अर्बन सेंटर्स धीरे धीरे ग्रो होने लगे। तो हम जैसे देख सकते हैं द राइज ऑफ कैपिटल्स ऑफ महाजनपद जो थे अर्बन एरियाज थे, एज वेल एज 6th सेंचुरी BC में जो है अर्बन एरियाज स्टार्ट हुए थे, बिकॉज उस टाइम पे महाजनपद आए, फिर जो कैपिटल्स है वो रखे गए, फिर वो अर्बन सेंटर्स ग्रो होने लग गए थे, ओके। अब अगर हम दो चीज़ देखते हैं, अगर अर्बन सेंटर्स आए तो एक थी क्राफ्ट एंड दूसरी है एलाइट्स, ठीक है। ये टॉपिक है, एक है क्राफ्ट, दूसरी है एलाइट्स। अब एलाइट्स मतलब जो हायर क्लास, जो अपर स्टेटस के लोग थे, अब वो कहाँ पे रहते थे, वो जो फोर्टिफाइड एरिया होता था, जो जनपद के जो कैपिटल्स होते थे उनमें फोर्टिफाइड एरिया में रहते थे, वो थे एलाइट, जो हायर क्लास, जो अपर कास्ट थे, ओके। एंड अगर हम क्राफ्ट्स देख ले कि एक तो क्राफ्ट्स वगैरह उस टाइम में कैसी थी, मीन्स हम कल्चरल चीज़ों को देख रहे कि क्राफ्ट वगैरह वहाँ पे कैसी थी। तो हम देख सकते हैं जैसे फाइन पॉटरी, बाउल्स, डिशेस, ठीक है, एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेसल्स, वेपन्स, फिगर्स, ये सब उस टाइम में अर्बन एरियाज से मिले थे, जो कि ब्रोंज, कॉपर, आइवरी, एंड एज वेल एज सिल्वर, शेल, टेराकोटा, इन सब चीज़ों से बने होते थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बनी हुई जो क्राफ्ट्स है वो हमें मिली थी उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे जो है क्राफ्ट्स वगैरह बनने लग गए थे, एज वेल एज जो एलाइट्स है, इसके बारे में हमने उस टाइम के पीरियड में देखा। उसके बाद 2nd सेंचुरी BC के बाद से हमने देखा वोटिव इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। हमें वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी मिला 2nd सेंचुरी BC के बाद से। अब वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होता है, वोटिव इंस्क्रिप्शन मतलब वो एक इंस्क्रिप्शन था जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता था ऑफ द गिफ्ट्स दैट इज गिवन टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो कि टेम्पल्स में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई में, उसमें अगर कोई गिफ्ट्स वगैरह देता था, ठीक है, तो उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था, ओके। अब हम रिकॉर्ड से हमें काफ़ी
चीज़ें पता चली है, जैसे उस टाइम में जो भी नाम उसमें मिले थे, जो भी हमें मिले थे, वो थे वीवर्स थे, स्क्राइब्स थे, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स, ठीक है। एंड उसके बाद गिल्ड्स एंड शेनिस। गिल्ड्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेडर्स होते थे बेसिकली। तो आप कह सकते हो जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको गिल्ड्स बोला जाता है एंड शेरनीज बोला जाता है। तो उनकी जो वो गिफ्ट्स देते थे, इसलिए उनका जो नाम है एज वेल एज उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो उसमें रिकॉर्ड की जाती थी। बेसिकली वोटिव इंस्क्रिप्शन जो है इसमें जो डोनर होते थे उनका नाम एंड ऑक्यूपेशन तो रिकॉर्ड किया जाता था, तो जिसकी वजह से हमें जो है काफ़ी डिटेल्स वगैरह मिली है उस टाइम के बारे में, ठीक है। तो उस टाइम में 3 चीज़ें हमने देखा, एक तो हमने लाइट्स के बारे में देखा, दूसरा हमने क्राफ्ट्स देखा कि क्राफ्ट्स कैसे थे, बॉल्स, डिशेस, ये सब कैसे थे। उसके बाद थर्ड हमने देखा वोटिव इंस्क्रिप्शन जो कि गिफ्ट्स वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस में दिए जाते थे। अब हम देखेंगे कि उस टाइम पे ट्रेड कैसे होता था, ठीक है। तो ट्रेड इन दिस सब कॉन्टिनेंट कैसे था, ट्रेड कैसे था उस टाइम पे। तो 6th सेंचुरी के बाद से हम देखते हैं कि जो लैंड एंड वाटर रूट है वो क्रिस क्रॉस थे। मीन्स ये जो लैंड एंड वाटर रूट्स है ये काफ़ी एक्सटेंडेड थे। हर जैसे आप सेंट्रल एशिया ले लो, उससे फिर आप जो है कनेक्शंस आप देख सकते हो, जैसे अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल के थ्रू कनेक्शंस हो जाता था, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे कनेक्शंस बन जाते थे। एंड जो रिवर रूट्स है या फिर जो आप कह सकते हो वाटर रूट्स है उसके थ्रू जो है ट्रेड्स होते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वाटर रूट उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था। वो एयरवेज की तो पॉसिबिलिटी थी नहीं, इसलिए ये क्या करते थे, वाटर रूट से वो ट्रेड करते थे। तो जो लैंड एंड वाटर है वो दोनों क्रिस क्रॉस थे एंड काफ़ी एक्सटेंडेड थे, ठीक है। अब क्या होता था कि क्योंकि जो ट्रेड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था हर एक कंट्री के लिए, हर एक स्टेट के लिए, तो इन पे निगरानी भी काफ़ी लगाई जाती थी, ठीक है। तो उन पे जो है जैसे बॉर्डर्स वगैरह हो गए या फिर वो रूट्स पे बहुत कोशिश करने की भी कंट्रोल होती थी, कंट्रोल करने की कोशिश सबकी होती थी, ठीक है, कि अगर आप कंट्रोल कर गए उस रूट में या फिर उस बॉर्डर में तो आपका ही फ़ायदा होगा। इसलिए जो स्टेट है या फिर कंट्री है वो उन बॉर्डर्स पे उन पे कंट्रोल करना चाहते थे, उन रूट्स पे कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, बिकॉज उससे ट्रेड और ज़्यादा इजी हो जाती। एंड उस टाइम में जिन्होंने इनको क्रॉस किया, इन रूट्स को क्रॉस किया, जो रिवर रूट है या फिर ओशन रूट, सी रूट आप जो भी कह सकते हो, उसको जिन्होंने क्रॉस किया वो थे ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स या फिर सी फेयरर्स, मसातुवांस में जो सिटीज़ वगैरह होते हैं जो साउथ में काफ़ी डोमिनेंट होते हैं, बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं। तो जो सिटीज़, मर्चेंट्स, इन लोग जो है इस रूट को क्रॉस करते थे बिकॉज ऑफ द ट्रेड। अब ट्रेड किन का होता था, आयरन ओर्स का हो गया या फिर कोई और प्रोडक्ट्स, मेडिसिन हो गया, ओर्स हो गया, तो ये सब जो चीज़ें थी इनकी ट्रेडिंग की जाती थी। स्पाइसेस वगैरह ट्रेड होते थे क्योंकि रोमन एम्पायर में उस टाइम पे डिमांड काफ़ी था, यूरोपियन एरियाज में डिमांड काफ़ी था। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि स्पाइसेस जो है इतनी डिमांड में क्यों थी, स्पाइसेस को लोग इतना क्यों चाहते थे, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिलता था, कैलिकट एरिया में स्पाइसेस वगैरह, तो उस टाइम पे इतनी डिमांड क्यों थी, ठीक है। तो स्पाइसेस वगैरह हो गया, मिनरल्स, ओर्स, जो भी है जो एक कंट्री में जिनका जो मिलता था वो सब ट्रेड होता था। इस वजह से जो है जैसे सॉल्ट हो गया, ये सब जो है ट्रेड होते थे। एंड उस वजह से जो मर्चेंट्स है, सी फेयरर्स है, सेटीज़ है, इन लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। एंड ये इन रूट्स को क्रॉस करते थे, ओके। तो ये बेसिकली इनका फीचर ट्रेडिंग सिस्टम था। इसमें बेसिकली यही बताया गया है, जो लैंड रूट्स, वाटर रूट्स थे, एक्सटेंडेड थे एंड उनको यही क्रॉस करते थे जो कि बेसिकली ट्रेडर्स होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, ठीक है, सी फेयरर्स, कारावान्स होते थे, ओके। तो इनको यही बेसिकली करते थे बिकॉज ऑफ द ट्रेड ऑफ सर्टेन आइटम्स और मटीरियल्स, ओके। एंड ट्रेड के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ट्रांजैक्शन करना। आप ट्रेड कर रहे हो, आपको बदले में या फिर कॉइन्स की ट्रांजैक्शन होगी, कॉइन से ट्रांजैक्शन होगी या फिर बार्टर सिस्टम होगा। तो उस टाइम पे कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा मिले थे, काफ़ी टाइप के कॉइन्स मिले थे, उनको हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे 6 टाइप्स के कॉइन देखेंगे एंड इनको अभी आप याद कर लो ताकि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। तो फर्स्ट कॉइन जो मिला था वो था पंच मार्क कॉइन्स। ये सिल्वर एज
एज वेल एज कॉपर में मिले थे। एंड 6th सेंचुरी BC के बाद से हम इसको देख सकते हैं पंच मार्क कॉइन, जो कि फर्स्ट कॉइन जो यूज में आया था, ठीक है। एंड जो न्यूमिस्मैटिक्स होते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स मतलब जो कॉइन्स की या फिर कोई विजुअल एलिमेंट्स वगैरह की जो स्टडी करते हैं, इन्होंने इनको स्टडी किया है ताकि इससे पता चल सके जो कमर्शियल नेटवर्क था, जो ट्रेड नेटवर्क था, उसका पता लग सके, ठीक है। तो ये पंचमार्क कॉइन्स है जो फर्स्ट यूज होता था, फर्स्ट यही कॉइन्स आए थे पंचमार्क कॉइन्स। ये हम देख सकते हैं डिफरेंट डायनेस्टीज ने इशू किया था, जैसे मौर्यन डायनेस्टी का हमने देख सकते हैं, या एज वेल एज जो ट्रेडर्स वगैरह थे, तो मर्चेंट्स थे, ये अपने अपने कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस कर देते थे, ठीक है। तो सेकंड है इंडो ग्रीक कॉइन्स। इंडो ग्रीक कॉइन्स जो है ऐसा कॉइन है जिसमें फर्स्ट नेम एंड इमेज देखा गया था। तो फर्स्ट कॉइन विथ नेम एंड इमेज इज द इंडो ग्रीक कॉइन, जिसने इंडो ग्रीक रूलर्स ने इसको इशू किया था, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जिनका जिनका रूल था, उन्होंने इसको क्या किया था, इशू किया था, विच कंटेन फर्स्ट नेम एंड इमेज। थर्ड है गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स जो कुशन्स ने किए थे, कुशन रूलर्स ने जो है गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। एंड ये जो गोल्ड कॉइन्स थे ये थोड़े ना जैसे रोमन कॉइन्स एंड जो पार्थियन कॉइन्स जो थे, पार्थियन रूलर जो ऑफ ईरान, उनके जो कॉइन्स थे उससे थोड़ा मैच करता था, ठीक है। तो ये कुशन के कॉइन्स है। फोर्थ है रोमन कॉइन्स। रोमन कॉइन्स जो है इससे हमें ये पता चलता है एक्चुअली कि शायद रोमन से कोई ट्रेड का हमारा कनेक्शन था, क्योंकि जो कुशन कॉइन्स हम देख सकते हैं वो थोड़ा रोमन कॉइन्स की तरह लगता था। एज वेल एज हमें रोमन कॉइन्स में मिले हैं, होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स में मिले हैं, मीन्स एक आप कह सकते हो एक बॉक्स में काफ़ी सारे रोमन कॉइन्स मिले हैं। तो इससे हम इससे पता लगा सकते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेड विद द रोमन्स, ओके। फिफ्थ है यहूदियाज, जो ट्राइबल्स वगैरह होते थे पंजाब हरियाणा के, इन्होंने भी अपने कॉइन्स बनाए थे, यहूदियाज, ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इनके जो कॉइन्स है काफ़ी बरामद किए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये भी जो है इकोनॉमिक एक्सचेंजेस करते थे। उसके बाद है गुप्ता रूलर्स के कॉइन्स, वो भी हमें काफ़ी मिले हैं। तो 6 टाइप्स के कॉइन। तो फर्स्ट कॉइन कौन सा हो गया, पंचमार्क कॉइन। सेकंड जो है इंडो ग्रीक कॉइन्स हैविंग फर्स्ट नेम एंड इमेज। थर्ड क्या हो गया, कुशन के गोल्ड कॉइन्स। फोर्थ उससे मिलता जुलता, दैट इज रोमन कॉइन्स। फिफ्थ हो गया यहूदिया, जो ट्राइबल्स ने जिसको इशू किया था। एंड सिक्स्थ हो गया इसका गुप्ता रूलर्स के कॉइन्स, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स के बेसिक कॉइन्स हमने पढ़े। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 8 मार्क्स में क्वेश्चन ये आता है, तो इसके बाद आप ये ऐड कर सकते हो इसके साथ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन को 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हो इसका, या फिर आप ये भी ऐड कर सकते हो कि जो इससे जो है हमें पता चलता है कि जो ट्रेड होते थे उस टाइम पे थे विद द रोमन एम्पायर, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो है अर्बन सिटीज़ जो है ग्रो हो रहे थे, टाउन्स ग्रो हो रहे थे, जिसकी वजह से जो है ट्रांजैक्शन हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट इट इज़ द एमर्जेंस, इट इज़ अ टाइम ऑफ द एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज़, अर्बन एरियाज, ठीक है। बेसिकली 8 मार्क्स में आता है। एंड इसका आंसर जो है आपको अच्छे से 8 पॉइंट्स में अच्छे से लिखना है, ओके। उसके बाद है डेसिफ्रिंग ब्राह्मी। तो डेसिफ्रिंग ब्राह्मी हमने सबसे फर्स्ट पार्ट में एक चीज़ पढ़ा था, दैट इज़ पियदसी एंड जेम्स प्रिंसेप के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि जो डेसिफ्रिंग हुई वो कैसे हुई, पहले क्या होता था, ठीक है। तो डेसिफ्रिंग ब्राह्मी। अब इसके बाद हमने इतना पढ़ लिया कि टाउन्स में क्या क्या होता था, ट्रेड्स होते थे एंड कॉइन्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमने कंट्री साइड भी पढ़ा था एंड हमने जो अर्बन एरिया से उसको पढ़ लिया, इतना खत्म। उसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मी को डेसिफर कैसे किया गया, किसने किया। तो जेम्स प्रिंसेप इन 1838 ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उसको डेसिफर किया गया था। उससे पहले जो लेट 18th सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो देवनागरी स्क्रिप्ट को या फिर जो बंगाली स्क्रिप्ट है उसको यूज़ करते थे, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए। एंड जो स्कॉलर्स भी थे उनको भी काफ़ी बार लगता था कि ये जो लिखा हुआ है ये संस्कृत में लिखा गया है, ये मैन्युस्क्रिप्ट प्राकृत में लिखा गया है, बट एग्जैक्टली तब नहीं पता चलता था, बिकॉज वो तब उस भाषा में नहीं लिखी हुई थी, वो ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई थी। एंड ये जो स्क्रिप्ट है ये किसने डिसिफर किया है, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। एंड ये जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते थे उसमें मिले हैं। तो अशोका ने इंस्क्रिप्शंस पढ़ने में काफ़ी मदद हुई है इस
स्क्रिप्ट के ज़रिए, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ज़रिए। एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ज़रिए जो है जो मॉडर्न लैंग्वेजेस आए हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो है काफ़ी इससे भी डिराइव किया गया है, दैट इज़ ब्राह्मी। ठीक है, तो ब्राह्मी पहले डिसाइफर नहीं किया गया था, इसलिए पहले लोगों को लगता था ये संस्कृत में, प्राकृत में लिखा गया है, बट बाद में जो है ब्राह्मी का डिसिफरमेंट हुआ। एज वेल एज खरोष्टी जो है, जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, नॉर्थ वेस्ट के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है। साथ में इंडो ग्रीक जो कॉइन्स है, जो मैंने बोला जिसमें फर्स्ट नेम एंड इमेज पाए गए हैं, उसमें भी खरोष्टी स्क्रिप्ट था। ठीक है, तो उसमें ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता था। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट से भी हमें काफ़ी मदद मिली है। एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी जैसे ए शब्द मिला है, ठीक है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो वर्ड्स है उसमें ए वर्ड जो है कॉमन है, तो उससे हमें ए वर्ड का पता चला है। जैसे एपोलोडोटस में, ठीक है, ए वर्ड का हमें पता चला है, तो वैसे करके ये पढ़ा गया एंड ऑल दैट। इसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस, मीन्स उसमें से जो ब्राह्मी खरोष्टी लिपि निकाली गई उसमें हमें एक वर्ड पता चला जो अशोक के लिए यूज़ किया जाता था। तो अशोक का नाम तो नहीं लिखा गया, बट उनको डिस्क्राइब कैसे किया गया, एज अ पियदसी, देवनाम प्रिय। पियदसी मीन्स दैट इज प्लेजेंट टू बी होल्ड, ठीक है, पियदसी, ओके, देवनाम प्रिय। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो है हमें मिले हैं आफ्टर द डिसाइफरमेंट। ओके, तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है। जो जेम्स प्रिंसेप 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को उन्होंने डिसाइफर किया था, उससे पहले संस्कृत में, प्राकृत में हम इसको सोचते थे। एज वेल एज जो यूरोपियन स्कॉलर्स है वो भी देवनागरी एंड बंगाली स्क्रिप्ट यूज़ करते थे। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है नॉर्थ वेस्ट के एंड जो इंडो ग्रीक कॉइन्स है उसको पढ़ने में काम आई। एंड जब ये डिसाइफरमेंट हो गया, में एक अशोक के डिस्क्राइब करते थे उस वर्ड से जो हमें मिला है, दैट इज देवनाम प्रिय, पियदसी, ऐसे वर्ड्स हमें मिले हैं। तो बेसिकली इसके बारे में यही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शंस जो उनको मिले थे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले थे उसमें काफ़ी लिमिटेशंस थे। ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछे जाते हैं। तो 4 मार्क्स में अच्छे से आपको सब हेडिंग्स बना के इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ओके, तो लिमिटेशंस क्या क्या थे इंस्क्रिप्शनल एविडेंस में। अब देखो, एक इंस्क्रिप्शन जो काफ़ी सालों से दबा हुआ है या फिर काफ़ी सालों से मिट्टी के नीचे है, काफ़ी साल पुराना है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या वो प्रॉपरली वैसे ही होगा जैसे उस टाइम था? नहीं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्या थी, जैसे लेटर्स आर फेंटली एनग्रेव्ड। जो लेटर्स थे जो लिखे हुए थे वो थोड़े बहुत ज़्यादा फेंट हो गए थे, मीन्स इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, शार्प नहीं था, जिससे हमें अच्छे से पता चल सके। तो इसलिए जो मीनिंग है, मीनिंग को समझने में या वर्ड को समझने में भी दिक्कत आती थी। सेकेंड है, इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज और लेटर मिसिंग। तो ये तो एकदम कॉमन है कि अगर कोई चीज़ इतनी पुरानी हो तो हो सकता है कोई जो लेटर है डैमेज हो गया हो, मिसिंग हो, ठीक है, तो इसकी काफ़ी चांसेस होते थे, जिसकी वजह से जो है जो उसकी मीनिंग है उसको समझने में या फिर वर्ड समझने में दिक्कत होती थी। थर्ड है, नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हमें समझ में नहीं आती थी, बिकॉज एक तो रीज़न था कि ये फेंटली एनग्रेव था वर्ड, ये प्रॉपर नहीं था, शार्प नहीं था, हमें समझ नहीं आता था, डैमेज थे। एंड इसके बाद भी अगर हमें समझ भी आ जाए तो हमें एग्जैक्ट मीनिंग इसलिए नहीं पता चलता था क्योंकि हो सकता है वो टाइम के और प्लेस के हिसाब से वेरी करता हो। मीन्स उस टाइम में उनके लिए उसकी मीनिंग जो थी वो थी, उसके बाद चेंज हो गई। जैसे आज अगर हम कोई वर्ड देख लें वो आज के टाइम पे रेलेवेंट है, हम मान लेते हैं, बट हो सकता है वो जो वर्ड है वो आगे जाके उसकी रेलिवेंसी ख़त्म हो जाए या फिर मीनिंग उसका चेंज हो जाए। तो यही दिक्कत आती थी कि जो एग्जैक्ट मीनिंग है हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि प्लेस, टाइम, उसके हिसाब से ये चीज़ें वेरी करती थी, तो एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता। उसके बाद फोर्थ है, नॉट एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड। अब हम जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हो सकता है कि वो उसमें ना लिखा हो। जैसे उनको अगर लगता है कि उनकी एग्रीकल्चरल रूटीन या फिर मॉर्निंग रूटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे हिसाब से वो नहीं है, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली देखें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनके हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट होगा तो उन्होंने लिख दिया होगा। तो उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था उन्होंने लिखा है, बट हमारे हिसाब से जो पॉलिटिकली,
इकोनॉमिकली करेक्ट हो, तो वो सब आप कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि सब उसमें लिखा हो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन। पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन मीन्स अगर मैं इंस्क्रिप्शन लिखती हूँ, अगर मैं कोई बुक लिखती हूँ, तो उसमें क्या होगा, फुल्ली मेरा परसेप्शन होगा, मेरा पर्सपेक्टिव होगा। जो मेरे लिए गंदा है, जो मेरे लिए बुरा है, वो मेरे लिए बुरा है, आपके लिए हो सकता है कि वो उसकी मीनिंग कुछ और हो। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है, जो इंस्क्रिप्शन है वो किसी पर्सन की पर्सपेक्टिव को दर्शाता है। हमें कोई एक टर्म जनरल में नहीं समझ में आता है, अगर उनके लिए वो बुरा था तो उन्होंने उसके बारे में बुरा ही लिखा होगा। तो जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता है, पर्सपेक्टिव उस पर्सन का रिफ्लेक्ट होता है, ना ही हमें कुछ एक जनरल चीज़ जो है उसको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। सो दिस इज ऑल द लिमिटेशंस दैट इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. So with this I came to the end of the chapter. I hope you like this video. If you do, please subscribe this channel, please like this video, share with your friends, and अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.